ओके, सो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है एंड कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। मेन चीज़ ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे उसका नाम था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ओके, आपने जितना भी जावा अभी तक करा है वो आपने सिर्फ अभी तक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग ही करी है। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि यार मैं इसको क्यों करूं भाई। मेरा काम चल रहा है, मैं अच्छे से फंक्शन डिक्लेयर कर पा रहा हूं, मैं अच्छे से कोड को लिख पा रहा हूं। मैं क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की तरफ मूव करूं, मेरा काम अच्छे से चल रहा है। ठीक है, सो देखो, कुछ ना कुछ अपर एज होगा तभी किसी ने इसको इन्वेंट करा है या तभी किसी ने इसको इंट्रोड्यूस करा है। अब वो अपर एज क्या है, वो अपर एंड क्या है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड कसम से, अगर आपने एक बार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को दिल से या अच्छे से सीख लिया ना, तो कभी इसमें तो लिखना ही बंद कर दोगे, कोड इसमें लिखना ही बंद कर दोगे, दिमाग प्रोसेस ही नहीं करेगा प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग की तरफ। मन करेगा बस यही चलती रहे, मक्खन है, सबसे अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यार प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कैसी दिखती थी। दिखती थी से मेरा मतलब अभी तक जितना कोड आपने करा है वो कैसा था, कि लाइक अभी तक हम क्या कर रहे थे वो जान लेते हैं। तो हमारे पास अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लोगों के पास एक क्लास थी। ठीक है, जिसको कंपाइलर ढूंढता था, पब्लिक क्लास जो होती थी, जो हमारी फाइल का नाम होता था वही क्लास का नाम होता था। देन फिर उसके अंदर एक मेन मेथड होता था जिसके अंदर हम अपना सारा कोड लिख लेते थे। और ये अपना कुछ वी कैन से एक तरीके से स्ट्रक्चर था अपने प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का। एंड अगर कोई अलग से फंक्शन लिखना पड़ गया तो वो हम यहाँ कहीं लिख लेते थे, मेन प्रोग्रामिंग के मेन फंक्शन के ऊपर या नीचे। अब बात करते हैं कि यार इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो देखो, हकीकत बताऊं तो अभी तक भी आप जो कर रहे थे ना वो था तो एक तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही। अब वो कैसे, यहाँ पे क्लास है, ये जो क्लास है ना यही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बस आपको वो दिख नहीं रहा था, लेकिन अब आपको दिखने भी लगेगा और आपको अब सारी चीजें क्लियर होने लगेंगी कि यार अच्छा, ये जो मैं लिख रहा था ये इसका मतलब ये था। मतलब काफी सारी चीजें जो जावा में आपने अभी तक पढ़ी है ना और जिनका मतलब आपको नहीं पता, अब उनका भी मतलब पता चल जाएगा। अब जब आपके सामने ना खुल जाएगी बिल्कुल। अब समझते हैं कि कैसे ये सब हो रहा था एंड कैसे इसको अपर एंड इसके ऊपर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको प्रोवाइड करती है। देखो, एक सिनेरियो लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं मान के चलो मेरे पास एक क्लास है। ये वाली क्लास नहीं है, ये वाली नहीं है, ये जो स्कूल्स और कॉलेजेस में क्लास होती है वो है। इसके अंदर है हमारे स्टूडेंट्स, और लेट्स सपोज स्टूडेंट्स जो हैं वो हैं 50। एंड मेरे को हर एक स्टूडेंट की तीन चीज़ें स्टोर करानी है कहीं पे। एक तो उसका रोल नंबर, एक उसका नाम, एंड एक उसका एड्रेस। तो मेरे पास क्या क्या अप्रोचेस हो सकती हैं। नंबर वन अप्रोच, मैं क्या करूंगा, जो बिल्कुल लेमैन अप्रोच है एंड जो कोई भी छोटा सा बच्चा जो है जिसको प्रोग्रामिंग का पी आता होगा वो कर देगा। वो क्या करेगा, वो कहेगा सर मेरे पास 50 स्टूडेंट्स हैं, तीन मेरे पास सबकी चीज़ें हैं, तो मैं हर स्टूडेंट के तीन तीन वेरिएबल्स बनाऊंगा तो मेरे 150 वेरिएबल्स बनेंगे। ठीक है, एक बंदा जो बिल्कुल लेमैन अप्रोच फॉलो कर रहा है वो ये कहेगा। ठीक है, थोड़ा सा कोई दिमाग लगाएगा तो बोलेगा यार मैं एक तरीके से और कर सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि ऐसे टाइम पे जब हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है, जिन्होंने थोड़ा बहुत डीएसए पढ़ा है वो लोग बोलेंगे कि यार जब बहुत सारा डेटा स्टोर करना होता है तो हम लोग एरेज की हेल्प लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हैं सिमिलर डेटा टाइप्स की हैं, मतलब रोल नंबर, अगर आप रोल नंबर नाम से एक एरे बनाओगे तो उसमें इंटीजर टाइप के जाएंगे सारे डेटा टाइप, सारे एलिमेंट्स। नेम स्ट्रिंग, एड्रेस स्ट्रिंग। तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई तीन एरेज बना लूँगा। ठीक है, उनके अंदर 50-50 एलिमेंट्स होंगे एंड ऐसे भी स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन स्टिल आपने क्या करा, आपने एरेज बनाई, लेकिन दिक्कत एक है कि मान के चलो ये जो एरेज हैं इसके अंदर आपने इसको रोल नंबर वाइज, अगर आपने इसको या फिर किसी सॉर्टिंग टेक्निक की हेल्प से आपने चीज़ों को जो है ऑर्डर में नहीं लगाया, तो आपकी जो चीज़ें हैं वो खो जाएंगी। मतलब मान के चलो मैंने रोल नंबर वाइज नहीं लगाया, जीरो, मान के चलो ये एरे है 0 1 2 3 4 5, समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूँ। मान के चलो मैंने रोल नंबर वाइज नहीं लगाया एंड मेरा रोल नंबर 0th इंडेक्स पे मैंने पांचवा रोल नंबर डाल दिया, फर्स्ट इंडेक्स पे मैंने तीसरा रोल नंबर डाल दिया, सेकंड इंडेक्स पे मैंने 10वां रोल नंबर डाल दिया। अब मैंने कहा आपको कि यार मेरे को 10th रोल नंबर की डिटेल चाहिए, मेरे को 10वें रोल नंबर पे जो बंदा है उसे एक्सेस करो। तो यार मेरे को क्या पता किस इंडेक्स पे 10th रोल नंबर पड़ा है।
तो इन दैट केस एरेज जो है वो फेलियर प्रोवाइड करती हैं, मतलब एरेज भी उतना काम की नहीं रही, ठीक है। एज टोटल बिल्कुल फेलियर तो नहीं, लेकिन काम की नहीं रही यार, मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा अगर मैंने सॉर्ट ही नहीं करा। तो ऐसे में हम क्या करें, कैसे हम लोग जो है इस चीज़ का सोल्यूशन निकालें। इस चीज़ का सोल्यूशन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पास। सोल्यूशन क्या है वो बताता हूँ। अप्रोच देख लेते हैं पहले, देन फिर उसको थोड़ा सा और डिटेल में सिंटैक्स वाइज बात करेंगे। अप्रोच ये है कि मैं क्लास बनाऊंगा स्टूडेंट्स, या फिर मान के चलो मेरी क्लास है 10th है, मान के चलो 10th क्लास है, क्लास 10th, ठीक है। अब ये क्लास हुई, या फिर फॉर एग्जांपल मैं क्लास बनाता हूँ स्टूडेंट ही बना लेता हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा रिलेटेबल रहेगा, क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है। ये क्लास बनाई। अब हर एक स्टूडेंट की 3 प्रॉपर्टी थी, एक स्टूडेंट की 3 प्रॉपर्टी थी। क्या? एक उसका नाम था, एक उसका रोल नंबर था, एंड एक था उसका एड्रेस। ये 3 प्रॉपर्टीज हर एक स्टूडेंट की सिमिलर थी, मतलब इनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन ये 3 चीज़ें हर एक स्टूडेंट कंटेन करता था। तो मैंने क्या करा, मैंने ये चीज़ें इस क्लास के अंदर डिक्लेयर कर दी। मैंने कहा भाई जो मेरा नेम है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, इंट रोल नंबर एंड स्ट्रिंग एड्रेस, ये मैंने कहा, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि यार मैंने क्लास बना ली, अब मैं चलूंगा अपना, जो मेरी मेन क्लास है, पब्लिक क्लास है, वो चल रही है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने मेन मेथड की तरफ चलूंगा, जहां पे भी मेरे को इस क्लास की ये तीनों चीज़ें एक्सेस करनी है। मैं मेन मेथड डिक्लेयर करता हूँ, ये मैंने मेन मेथड करा, एंड ये हो गई मेरे मेन मेथड की बॉडी, ठीक है। ये हम लोग चले गए मेन मेथड के अंदर, थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं इसको कर देता हूँ मैं कट, ओके। सो मेन मेथड में आ गए। अब मैंने क्या कहा, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेरे को इस क्लास का सिर्फ क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अब ये क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये अभी डिस्कस करेंगे, कोई बिल्कुल सोचने वाली बात नहीं है। आपको यार प्रभात तूने तो क्लास ही नहीं बताया, ऑब्जेक्ट ही नहीं बताया, क्या मतलब एकदम से सारी चीज़ें शुरू कर दी। समझने की कोशिश करो, मैं अभी आपको ये बता रहा हूँ कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जरूरी है, या क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छी है आपके लिए। ये क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है, ये हम लेटर इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ओके। सो मैं क्या करूंगा, सिंपल मेन मेथड के अंदर जाऊंगा, ये जो क्लास है स्टूडेंट, ये क्लास क्या है स्टूडेंट, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा। कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये भी बताऊंगा, अभी बस समझ लो, ठीक है। स्टूडेंट, मैंने ऑब्जेक्ट बनाया std1 student1, ठीक है, इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, ये जो std1 है इसके अंदर ये 3 चीजें अपने आप आ गई, ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। इस std1 का कोई नेम होगा, कोई रोल नंबर होगा, कोई एड्रेस होगा, ये 3 चीजें इस क्लास से ये अपने आप पुल कर लेगा, ठीक है। अब मेरे को सिर्फ क्या करना है, मेरे को सिर्फ स्टूडेंट को ये चीजें प्रोवाइड करनी है। std1 डॉट नेम इक्वल्स टू मान के चलो राम, ठीक है। std1 डॉट रोल नंबर, ये आर कैपिटल जाएगा, इक्वल्स टू मान के चलो 1, एंड std1 डॉट एड्रेस इक्वल्स टू कुछ भी xyz, ठीक है। ये हो गया काम, इतना करना है सिर्फ। अब मेरे को ये तीनों वेरिएबल हर एक स्टूडेंट के लिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरे को एक नया स्टूडेंट बनाना है, और उसके पास ये तीनों चीजें अपने आप आ जाएंगी, उसको कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है ना कमाल की चीज। मतलब मेरे को कुछ करने की अलग से जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरे को सिर्फ एक वेरिएबल बना, एक तरीके से समझ लो ये वेरिएबल ही है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा, एंड उसके पास ये तीनों चीजें पहले से ही थी अवेलेबल, अलग से उसके लिए कुछ नहीं बनाना पड़ा मेरे को। स्टूडेंट 1 के लिए नेम 1 नहीं बनाना पड़ा, रोल नंबर 1 नहीं बनाना पड़ा, एड्रेस 1 नहीं बनाना पड़ा, पहले से था उसके पास, सिर्फ स्टूडेंट 1 बनाना पड़ा। यानी मेरे को 50 स्टूडेंट्स बनाने पड़े, और अगर वो क्लास मान के चलो 50 स्टूडेंट्स की थी तो, और ये 3 वेरिएबल एक बार बनाने पड़े, यानी 50 + 3 = 53 वेरिएबल्स टोटल, 53 चीजें मेरे को करनी है, एंड बूम मेरा सारा डेटा स्टोर हो जाएगा, और मैं इजीली उसको एक्सेस भी कर सकता हूं। अगर मैं कहूं सिस्टम आउट println, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, एंड यहां पे मैं लिखूं std1 डॉट नेम, तो वो राम ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा भाई,
ठीक है, वो ऑटोमेटिकली प्रिंट कर देगा। सही चीज़ है ना, सेंस बना रही है। ओके, आगे बात करते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है। समझ गए होंगे आप लोग आई थिंक ये एग्जांपल के थ्रू कि क्यों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हम लोग प्रेफर कर रहे हैं, प्रोसीजरल से क्यों मूव ऑन कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और ये जो क्लास और ऑब्जेक्ट हमने अभी पढ़े ना, ये क्या होते हैं। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूं यहां से। ओके, सी, सबसे पहले बात करते हैं क्लास क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। सो डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें, सो क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जो भी उस ऑब्जेक्ट का बिहेवियर है, जो भी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी की सारी इस क्लास के अंदर होती हैं। ठीक है, जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होता है। और क्लास जो होती है वो ब्लूप्रिंट होती है ऑब्जेक्ट का। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं, तब ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी। फॉर एग्जांपल ह्यूमन एक क्लास है। ठीक है, इस ह्यूमन क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल मेल, फीमेल। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मेल के पास अगर हम बात करें, या फिर चलो थोड़ा सा अलग चलते हैं, थोड़ा सा अलग चलते हैं, ह्यूमन क्लास हटा देते हैं, थोड़ा सा रिलेटेबल बात करते हैं। वैसे तो ये भी रिलेटेबल ही है, लेकिन थोड़ा सा जिससे मैं आपको आसानी से समझा सकूं। तो मान के चलो फर्नीचर एक क्लास है, फर्नीचर। ठीक है, एंड इस फर्नीचर क्लास में ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं इस फर्नीचर क्लास के? चेयर, टेबल। ठीक है, और यू कैन से चेयर, टेबल, सोफा, बेड, ये सब आपके इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। लाइक चेयर के पास 4 लेग्स हैं। ठीक है, टेबल के पास भी 4 लेग्स हैं, सोफे के पास लेग्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, बेड के पास भी लेग्स हो भी सकती हैं या नहीं भी हो सकती हैं। मे बी प्लेन बेड हो आपका, प्लेन सोफा हो, ये भी हो सकता है। तो मेन चीज ये है कि वो ऑब्जेक्ट कैसे बिहेव करेगा, उसका क्या बिहेवियर है, वो इस क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है। वो सारी चीजें, जितनी भी चीजें वो ऑब्जेक्ट पुल करेगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी शक्ति होंगी, जितनी भी पावर्स होंगी, वो सारी इस क्लास के अंदर पड़ी हुई होंगी। वो कहीं बाहर से नहीं लेगा, वो सब अपनी क्लास से लेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? कैसे मैं आपको और तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं? फॉर एग्जाम्पल, हाँ, पावर रेंजर्स आपने सबने देखे होंगे, पावर रेंजर्स। ठीक है, वो वैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई विलन आता है तो उनके हाथ पे कोई बैंड होता है, या फिर कोई उनके पास स्वॉर्ड होती है, या फिर उनके पास कोई ऐसा मोबाइल डिवाइस जैसा कुछ ऐसा होता है, उसको वो क्लिक करते हैं, वहां से सारी उनकी पावर्स आ जाती है। ठीक है, ये समझ लो, ये जो चीज है ना, ये वो क्लास है, इसके अंदर उन सबकी पावर्स डिफाइंड हैं। एंड जैसे ही वो इसको क्लिक करेंगे, इसका जैसे ही एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उनके पास वो सारी पावर्स आ जाएंगी। वो सब के सब इस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। यानी पावर रेंजर मान के चलो क्लास है, तो उसके ऑब्जेक्ट्स हैं पिंक रेंजर, ठीक है, रेड रेंजर, ये सब इसके ऑब्जेक्ट हैं। और आपको पता है कि पिंक रेंजर्स की पावर अलग होती है, रेड रेंजर्स की पावर अलग होती है। तो वो सारी पावर्स इस क्लास से वो लोग ले रहे हैं, और इस क्लास के अंदर पहले से उनकी पावर्स डिफाइंड है। अभी आप मेरे ख्याल से ज्यादा समझ गए होंगे चीजों को। ठीक है, तो ये सिनेरियो चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एंड अब थोड़ा सा आगे हम लोग बात करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैसे ज़्यादा सिक्योर है। ठीक है, अब देखो दिखाता हूँ कैसे सिक्योर है। तो एक तो एडवांटेज हमें ये समझ आ गया कि भाई अगर मेरे को कोड को ज़्यादा नहीं लिखना है, ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करूँगा। मेरे को बहुत सारा डेटा स्टोर करना है, तो भी एक तरीके से मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी, सिक्योर्ड कोड चाहिए। अभी तक देखो क्या हो रहा था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के, मेरे पास एक क्लास थी, मेरे पास एक मेन मेथड था,
जितने भी वेरिएबल्स, जितना भी डेटा मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, वो एंटायर प्रोग्राम में एक्सेसिबल है। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब उस फाइल में या फिर उस पैकेज में जिसका ये क्लास है, वो सब एक्सेसिबल है। कोई भी आएगा एरा गैरा उसको एक्सेस करके चला जाएगा। अब आपके तो प्रोग्राम की, आपकी सिक्योरिटी की तो वॉट लग गई ना कि भाई कैसे कोई भी आके मेरी चीज़ों को एक्सेस कर पा रहा है। समझ गए हो आप? क्योंकि वो ग्लोबल वेरिएबल्स हैं यार, वो आपने डायरेक्ट डिक्लेयर कर दिए हैं, आपने छिपाने का तो उनको कुछ इंतजाम करा ही नहीं ना कि मैं उनको कहाँ पे छिपाऊं। वो तो सामने पड़े हुए हैं, कोई भी आएगा देखेगा यार अच्छा इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बना हुआ है ऐसे, तो उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक या दो टर्म्स आप कह सकते हो, एक आता है एब्स्ट्रैक्शन और एक आता है एनकैप्सुलेशन। सो एनकैप्सुलेशन पे बाद में बात करेंगे, अभी बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन पे। जब आप अपने डेटा को हाइड कर देते हो उसको हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एब्स्ट्रैक्शन कैसे आपको परमिट करती है, कैसे अलाउ करती है, वो देख लेते हैं। तो एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। ठीक है, बहुत हाई टर्म नहीं है, ठीक है। अभी बात करेंगे कि एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, देन फिर बात करेंगे कि कैसे सिक्योरिटी को ये जो है एनहांस करता है। तो देखो यार, मैंने क्लास बनाई, ठीक है, ये क्लास है मान के चलो ABC। इसके पास 3 वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल है इंट A, इंट B एंड इंट C। ओके, सो बेसिकली हो क्या रहा है, अभी भी देखो ये जो वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स अभी भी मैं इस क्लास के बाहर जो है वो एक्सेस कर सकता हूं। लेकिन अभी देखो मैं क्या करूंगा, मैं इसके पहले ना एक एक्सेस मॉडिफायर लगा दूंगा, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट। अब मैं इनको इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता, अब मैं इनको सिर्फ इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकता हूं। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे वेरिएबल्स हैं ये सिर्फ इस क्लास के होके रह गए हैं। ठीक है, अब इनको ये किसी और से प्यार नहीं कर सकते, कोई इनसे प्यार नहीं कर सकता, सिर्फ ये इस क्लास के हैं और 7 जन्म तक इनको इससे कोई अलग नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये समझ आ गया। ये क्या होता है प्राइवेट, ये इनको बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स। एंड इस पे नेक्स्ट वीडियो जो आएगी ना वो एक्सेस मॉडिफायर्स पे ही आएगी। ठीक है, सो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर एक्सेस मॉडिफायर्स एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेस मॉडिफायर्स आर देयर इन जावा। ठीक है, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी आपको मेरा समझाने का पर्पस ये था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज वे मोर सिक्योर देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, आपने अपने वेरिएबल्स को प्राइवेट कर दिया, मतलब अब आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते बाहर क्लास के। ठीक है, ये समझ आया? तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको एक अपर एंड प्रोवाइड करती है, आपको एक अपर एज प्रोवाइड करती है देन प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, अभी सीख लेते हैं, अभी के लिए ये सीख लेते हैं कि क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, एंड कैसे इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम क्लास के अंदर जो इसकी शक्तियां लिखी हुई हैं, शक्तियां, पावर्स, उनको निकालेंगे। ठीक है, तो आईडी की तरफ चलते हैं फटाफट एंड देख लेते हैं कि कैसे ये सारी चीजें करनी है। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक क्लास है oops1, ये मेरी पब्लिक क्लास है। अब मैं ना इसके फॉर एग्जांपल मैं मान के चलो मेरे पास oops1 ना होके स्टूडेंट होती, और उस स्टूडेंट के मेरे पास कुछ नाम होता और उसका कुछ रोल नंबर होता। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नाम अभी हम कुछ नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं, एंड यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ रोल नंबर। ठीक है, बन गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं मेन मेथड को बुलाता हूँ। अब देखो ये जो दो वेरिएबल्स हैं मेरे, ये इस क्लास के वेरिएबल्स हैं, पब्लिक क्लास oops1 इसके वेरिएबल्स हैं। एंड अगर मैं इन वेरिएबल्स को यहाँ पे एक्सेस करना चाहूँ, सी फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ नेम, तो मैं इनको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा मेन मेथड के अंदर। और क्यों नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये जो वी कैन से वेरिएबल्स हैं, या ये फिर ये जो डेटा मेंबर्स हैं, ये इस क्लास के हैं,
और इन डेटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए मेरे को इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये रीज़न है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनता है वो देखो, मैं ऑब्जेक्ट का आपको सिंटेक्स बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, देखो मान के चलो मेरी क्लास है, क्लास का नाम है क्लास स्टूडेंट, ठीक है, ये मेरी क्लास है, ये मेरा मेन मेथड है, मेरे को इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो देखो ऑब्जेक्ट कैसे बनाऊंगा, ये जो क्लास है इसका नाम लिखो सबसे पहले स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है, ये तो क्लास का नाम था, उस ऑब्जेक्ट का नाम है मान के चलो std1 स्टूडेंट1, ठीक है। ये आप कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, जैसे आप डेटा टाइप, जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते थे ना इंट x, ये आपके ऊपर होता था x क्या है। तो x जो है ना ये नाम है और इंट डेटा टाइप है। क्लास भी अपने आप में एक डेटा टाइप ही है मैन, ये भी अपने आप में एक डेटा टाइप ही है, ठीक है। सो स्टूडेंट1 मान के चलो मैंने नाम दिया न्यू स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटेक्स होता है। अब यहां पे इन वर्ड्स का क्या मतलब है वो समझा देता हूं। ये तो है आपका क्लास नेम, ये है आपका ऑब्जेक्ट नेम, जो आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो उसका नाम, ये न्यू कीवर्ड है। ये क्या करेगा, न्यू कीवर्ड, जहां भी न्यू कीवर्ड दिखेगा मैक्सिमम टाइम समझ लेना या फिर ऑलमोस्ट एवरी टाइम समझ लेना कि वो न्यू कीवर्ड मेमोरी के अंदर एक नई वी कैन से या फिर एक नया स्पेस अलोकेट कर रहा है आपके ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। आपके ऑब्जेक्ट को जितनी मेमोरी चाहिए उतनी जगह दे रहा है आपको, ठीक है। न्यू कीवर्ड स्पेस अलोकेट कर रहा है, एक नई मेमोरी जनरेट कर रहा है, मेमोरी के अंदर एक नई जगह जनरेट कर रहा है, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट के लिए जो आप क्रिएट कर रहे हो। न्यू स्टूडेंट, ये भी आपका क्लास नेम है। बेसिकली ये है एक कंस्ट्रक्टर, अभी आगे बात करेंगे हम, ठीक है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर जैसा नाम से समझ आ रहा है ना, कंस्ट्रक्ट कर रहा होगा कुछ, कुछ ऐसा ही है, नाम के पीछे जो लॉजिक है वही है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अभी इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, अभी फोकस कर लेते हैं ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, ठीक है, देखते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे बनता है। अब ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे किया जाता है वो भी देख लेंगे। तो पहले ऑब्जेक्ट बना लेते हैं सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। क्लास का मेरी नाम है oops1, oops1 मान के चलो मेरा जो स्टूडेंट है उसका नाम है स्टूडेंट1 इक्वल्स टू न्यू oops1, ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट बन गया है, इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जो पावर रेंजर है ना उसने उस बटन को प्रेस कर दिया जिससे वो पावर रेंजर बनता है, ठीक है। बटन प्रेस हो चुका है, टिक। अब उसको अपनी शक्तियां इस्तेमाल करनी है, ठीक है। बटन प्रेस करके वो पावर रेंजर बन चुका है, अब उसको अपनी शक्तियां इस्तेमाल करनी है। शक्तियां वो कैसे इस्तेमाल करेगा वो देखते हैं। शक्तियां इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट जो अभी अभी बना है, जो ऑब्जेक्ट अभी अभी बना है वो कैसे उस क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करेगा या अपने बिहेवियर को कैसे शो करेगा। तो वो देखो, मान के चलो उस क्लास में, जो मेरी क्लास थी उसके अंदर दो मेंबर्स थे, एक था इंट ए और जी इंट बी, ठीक है। और यहां पे मेरा मेन मेथड है एंड ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मेरे ऑब्जेक्ट का नाम, अभी ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं, वो अभी हमने सीख लिया है। ऑब्जेक्ट का नाम है मेरे obj1, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो obj1 कैसे इस a को एक्सेस करेगा या इस b को कैसे एक्सेस करेगा वो देखते हैं। तो एक्सेस करना इज प्रीटी सिंपल। आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है obj1 डॉट, डॉट करते ही आपको जो आपका IDE है वो ये दिखाने लग जाएगा। देखो दिखाता हूं, IDE पे चलते हैं और दिखाता हूं। यह है आपका std1 डॉट, देखो ये दो चीजें दिखाने लग गया, नेम और रोल नंबर, ठीक है। ये नेम और ये रोल नंबर, तो ये शक्तियां जो है ना अब इस्तेमाल कर सकता है अपनी, ठीक है। obj1 डॉट ए, यहां पे ए है क्योंकि इसका डेटा मेंबर, डॉट ए इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं इसको दे देता हूं 15, ठीक है। तो ये obj1 का जो ए प्रॉपर्टी है या जो ए इसका फॉर एग्जांपल मेंबर है उसको वैल्यू एलोकेट हो गई 15। अब अगर मैं सिस्टम आउट प्रिंटलन करके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके obj1 डॉट ए प्रिंट करवा दूं ना तो 15 प्रिंट करके देगा मेरे को, ठीक है। आईडी पे देख लेते हैं फटाफट।
std1 डॉट नेम इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं इसका नाम रख दे रहा हूँ राम, ठीक है, ओके। अब मैं इसको प्रिंट करवा लेता हूँ, std1 डॉट नेम, ठीक है। ऐसे ही मैं डायरेक्ट एक्सेस भी कर सकता हूँ, ठीक है। रन कर लेते हैं इसको फटाफट। सी, ये मेरा प्रिंट हो गया राम यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये रहा, ठीक है, राम प्रिंट हो गया। अगर मैं रोल नंबर देने लगूँ, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको एक वैल्यू असाइन कर देता हूँ, ठीक है। std1 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 15, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 15 रोल नंबर है उसका। एंड अब देखते हैं ये प्रिंट करके देता है मेरे को या नहीं। सी, इसने 15 प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम चल रहा है, मतलब इट्स लाइक कि आपने क्या करा, आपने क्लास बनाया, आपने उस क्लास के अंदर कुछ डेटा मेंबर्स डाले, एंड डेटा मेंबर्स डालने के बाद आपने उसको एक ऑब्जेक्ट बनाया, एंड उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। एंड आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप बड़े इजीली इन चीज़ों को जो है, जब आप थोड़ा सा इसके बारे में समझ जाओगे, आप बड़े इजीली इन चीज़ों को जो है वो एक्सेस कर पाओगे, और आपको मजा आने लगेगा इनको करने में, ठीक है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको समझाता हूँ कि मान के चलो आपको बनाना है एक एटीएम मशीन, ठीक है, ठीक है, एटीएम मशीन बनानी है। तो देखो ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में पहले तैयार हो चुका है, तो आप क्या करोगे, अच्छा अभी फंक्शंस के बारे में तो मैंने आपको बताया ही नहीं, क्लास के अंदर फंक्शंस भी तो होते हैं भाई। अभी हमने सिर्फ डेटा मेंबर्स डिक्लेयर करे हैं, अभी फंक्शंस के बारे में भी हम बात करेंगे। चलो फिर फंक्शंस भी जान लेते हैं फटाफट कि फंक्शंस कैसे काम करते हैं क्लास के अंदर, ठीक है। ओके, सो मैं अभी ना एक फंक्शन बना लेता हूँ, और वो फंक्शन मैं बनाऊंगा, मान के चलो ये जो मेरे दो वेरिएबल्स हैं, वो फंक्शन इनकी वैल्यू प्रिंट करा के देगा मेरे को, ठीक है। तो फंक्शन बना लेता हूँ मैं, मान के चलो मेरा फंक्शन है पब्लिक वॉइड प्रिंट डेटा, सॉरी, एंड ये जो फंक्शन है क्योंकि वॉइड टाइप का है और सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करेगा, तो कोई आर्ग्यूमेंट ये नहीं ले, कोई पैरामीटर ये नहीं ले रहा है। एंड सबसे पहले क्या करते हैं, साउट, एंड यहाँ पे हम लोग करते हैं नाम को प्रिंट, एंड साउट, यहाँ पे हम रोल नंबर को प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। ये फंक्शन जो है ये मैंने क्रिएट कर दिया है इस क्लास के अंदर। अब देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन भी अब ऑब्जेक्ट के पास आ चुका है, ये फंक्शनैलिटी भी ऑब्जेक्ट के पास आ चुकी है कि वो अब इस फंक्शन का यूज करके डेटा को प्रिंट कर सकता है बड़े इजीली। देखो ये मेरा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या था, std1, मैं लिखता हूं सिंपल std1 डॉट, देखो नेम रोल नंबर और प्रिंट डेटा, ये रहा, ये फंक्शन भी आ गया मेरे पास, ठीक है। और इस फंक्शन को जैसे ही मैं कॉल करता हूं, रन करता हूं, रन जावा, प्रोसीड करते हैं, ये देखो राम एंड 15 इसने प्रिंट कर दिया, क्योंकि इस फंक्शन की जो फंक्शनैलिटी है, ये फंक्शन, ये जो बिहेवियर है इस ऑब्जेक्ट का, ये जैसे ही ऑब्जेक्ट बना, ये फंक्शन भी इसके पास अपने आप आ गया, और जैसे इस फंक्शन को कॉल करा मैंने, इस मेथड को कॉल करा, बेसिकली जब क्लास के अंदर कोई फंक्शन लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं मेथड, क्या बोलते हैं, मेथड, ठीक है। जैसे ही मैंने इस मेथड को कॉल लगाया इस फंक्शन के थ्रू, देखो क्लास की कोई भी चीज एक्सेस करनी है तो फंक्शन के थ्रू ही एक्सेस होगी, जैसे ही मैंने इस मेथड को कॉल लगाया इस फंक्शन के थ्रू, इसने फटाफट जो इसकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करी और बाहर आ गया, ठीक है। ये समझ आया। अब देखो एक चीज और दिखाता हूं, ये तो हुआ स्टूडेंट 1। अभी आप मेरे को कहोगे कि यार आपको मैंने एक डेमो नहीं दिखाया कि यार मैं स्टूडेंट 2 के लिए अलग वैल्यूज भी स्टोर कर सकता हूं। std2 डॉट नेम इक्वल्स टू, मान के चलो इसका रखते हैं शाम, एंड सॉरी, एंड std2 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू, इसका रखते हैं हम 20, और हम लोग जो है प्रिंट डेटा करते हैं std2 के लिए। सी, आप देख सकते हो अभी जो मेरा क्लास है वो सेम है, और ये जो मेथड है ये भी मैंने सिर्फ एक बार लिखा है, प्रिंट डेटा मेथड मैंने एक बार लिखा है, मेरे को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और उस मेथड को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अभी इसको रन करते हैं, अभी देखो राम 15 शाम 20 प्रिंट हो चुका है, एंड ऑब्जेक्ट 2 के लिए अलग प्रिंट हुआ है, ऑब्जेक्ट 1 के लिए अलग प्रिंट हुआ है। तो देखो
आप इजीली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हेल्प से इन सारी प्रॉब्लम्स को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, कि लाइक आपने क्या करा, आपको मान के चलो कुछ फंक्शनैलिटीज चाहिए थी, आपने वो सिर्फ एक बार लिख के छोड़ दी। ठीक है, अब उनको आपको जब भी एक्सेस करना है सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके थ्रू आपको सिर्फ उनको कॉल करते रहना है, आपकी फंक्शनैलिटीज एक्सेस होती रहेंगी विद टाइम। ठीक है, जैसे ही आप कॉल करोगे ऑन डिमांड एक्सेस होगी। ये है खेल, ये है फायदा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। एंड ऐसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपके लिए एक अपर एज प्रोवाइड कर सकती है या फिर आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। ठीक है, अभी आपको एक एक कमाल की चीज बताऊं, देखो आप लोगों को जब इनपुट लेना होता था क्लास जावा के अंदर, तो आप क्या लिखते थे, स्कैनर SC इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। अब मान के चलो मेरे को एक इंटीजर टाइप की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिखता था, इंट x इक्वल्स टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये मैं लिखता था। ऐसे हम इनपुट लेते थे जावा के अंदर, अभी भी ऐसे ही लेंगे, लेकिन अभी कुछ चीजें समझ आने लगी हैं। ये देखो, स्कैनर SC न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, समझ आया? ये स्कैनर एक क्लास है भाई, ये SC इसका ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये मैं कुछ भी नाम रख सकता हूं। ठीक है, अब तक काफी लोग जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता कि हम ऐसे इनपुट क्यों ले रहे थे, वो यहां पे आपको अब समझ आएगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद, कि ये स्कैनर एक क्लास थी जिसका मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा था, न्यू कीवर्ड की हेल्प से मेमोरी एलोकेट कर रहा था। स्कैनर सिस्टम डॉट इन ये इसका कंस्ट्रक्टर था, एंड सिस्टम डॉट इन का मतलब था कि मैं कीबोर्ड से इनपुट ले रहा हूं। ठीक है, और यहां पे मैं x के अंदर इस, देखो ये ऑब्जेक्ट बना है अभी तक, इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएशन हुआ है। किस नाम का, SC नाम का एक ऑब्जेक्ट बना है। ठीक है, अब इस SC की हेल्प से ही तो इनपुट लूंगा ना मैं, SC डॉट डॉट की हेल्प से मैं क्या करता हूं, जितने भी उसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं उनको एक्सेस करता हूं, और नेक्स्ट इंट फंक्शन है कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए। समझ रहे हो? ये नेक्स्ट इंट फंक्शन की हेल्प से हम इनपुट लेंगे एंड x के अंदर उसको स्टोर करा देंगे। अब समझ आया ये कैसे काम कर रहा था? अभी तक हम लोग सिर्फ ये 2 लाइन लिख देते थे, लेकिन हमें मतलब नहीं पता था कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन आई थिंक एटलीस्ट आपको अब समझ आया होगा कि अच्छा, ये जो स्कैनर क्लास थी इसका एक ऑब्जेक्ट था SC, ये इसका कंस्ट्रक्टर था, एंड इस SC की हेल्प से हम एक फंक्शन को इन्वोक करके, एक मेथड को इन्वोक करके, नेक्स्ट इंट उसको इन्वोक करके हम इनपुट ले रहे थे। जिनको पता था वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता उनके लिए पिक्चर क्लियर हो गई कि अच्छा यार ऐसे चल रहा था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐसे काम करती है यार, मतलब इट्स लाइक चीजें ओपन हो जाती है जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने के बाद। मेरे हिसाब से तो भाई, जब तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ोगे और आपको अगर जावा के अंदर डाउट्स हैं तो वो हमेशा रहेंगे, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने से बच रहे हो तो। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही था। थैंक यू सो मच। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें और डीप डाइव करते हैं। ठीक है, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो एक्सेस मॉडिफायर्स पे रहने वाला है, तो वो देखना मत भूलना। ये कंप्लीट प्लेलिस्ट रहेगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, एंड इस प्लेलिस्ट में आपको बिल्कुल डीप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिखाऊंगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा क्लियर रहेंगे और आप कभी भी आगे भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, और आप इजीली इनको इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने आईडी के अंदर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।